चीन को घेरने के लिए समंदर में एक ऐसी रणनीति तैयार हो चुकी है जिसमें ड्रैगन का घिरना लगभग तय है। ड्रैगन एनसर्कल्ड। एक साथ 13 देश चीन के खिलाफ एक प्लान लेकर समंदर में उतर गए। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की अड़ी में आप सभी का स्वागत है। सीज ऑफ सी वक्त आ गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिनपिंग की लगातार कोशिश रही है कि पूरा समंदर उनका हो जाए, और इस कोशिश में अमेरिका और चीन सामने आ चुके हैं। क्योंकि आप जानते हैं, कहा यही जाता है, जो समंदर में राज करेगा धरती अपने आप उसकी हो जाएगी। कई देश साथ में, मगर ड्रैगन की फोर्स भी निडर होकर अमेरिका को समंदर में चैलेंज कर रही है। कैसे? आज यही सब समझेंगे। कौन किस पर भारी पड़ेगा और क्यों, यह भी जानेंगे। मगर शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जापान में भारत की जय जयकार से भड़का चीन। अमेरिका ने भारत को क्वाड का अहम खिलाड़ी बताया। बाइडेन के बयान के बाद पूरी चीन में खलबली मची। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की तटस्थता के बावजूद यूनाइटेड स्टेट्स साथ। चीन का भरोसा हिला कैसे? क्वाड में भारत का परचम लहराया। अब इसकी काट क्या होगी? भारत की जय जयकार और रूस यूक्रेन युद्ध में तटस्थता के बावजूद यूनाइटेड स्टेट्स के साथ वैसी ही कुर्बत, ये दोनों ही बातें देखकर चीन के खेमे में खलबली है। इसकी काट क्या हो सकती है, चीन ये सोच रहा है। और इधर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बगैर आवाज बहुत कुछ कहती हैं। और जब ये सब हो रहा था, बीजिंग में इसका सीधा प्रसारण हो रहा था, और बीजिंग में हर एक बात को बहुत माइन्यूटली देखा जा रहा था। और अमेरिका के हर दोस्त को धमका रहे रूस चीन के फाइटर प्लेन कैसे दक्षिण कोरिया में घुसे। 4 चाइनीज 2 रूसी फाइटर प्लेन की एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में एंट्री। सियोल के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने दी जानकारी। बाइडेन की मौजूदगी में घुसे ये प्लेन्स, रूस और चीन के फाइटर प्लेन्स का यहां घुसना यह दिखाता है कि रूस और चीन की खेमेबंदी दुनिया के साथ पंगा लेने के मूड में है। और तब जबकि बाइडेन वहां उस इलाके में है, तब ये वहां के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में अंदर दाखिल होकर और वहां से जाना, ये सीधे सीधे एक चुनौती, और ये निश्चित रूप से दुनिया में पहले से ही चल रहे तनाव को और ज्यादा भड़काने वाली हरकत। लेकिन अब जरा ये देखिए, ताइवान को लेकर अमेरिका जो कहता है, उसको कितने पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए, बोरा भर सॉल्ट के साथ लेना चाहिए, किसके साथ लेना चाहिए, ये समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ताइवान के साथ आपने देखा, उधर नेटो के तौर पर यूक्रेन के साथ जो कुछ हुआ वो भरोसा करता रहा, एतबार करता रहा। नेटो के साथ हमारा एक दिन जाकर हम उसके मेंबर बनेंगे। इस बीच उसको अश्योरेंसेस दिए जाते रहे, ये कहा जाता रहा हम तुम्हारे साथ आकर खड़े होंगे। अब यहां ताइवान को भी अश्योरेंसेस दिए जाते रहे हैं, उसको हथियार भी दिए जाते रहे मतलब बेचे जाते रहे हैं। लेकिन ये सब किसके आधार पर होता रहा है? पॉलिसी क्या है? क्या क्लियर स्टेटेड पॉलिसी है? अब जरा देखिए बाइडेन का इरादा। क्या झूठा वादा? एक वादा तो है, लेकिन क्या उसमें झूठ सातत्य के साथ चलने वाला एक एलिमेंट है? हम ये क्यों कह रहे हैं, जरा ये देखिए। बाइडेन का इरादा, झूठा वादा, ये इस वजह से कहा जा रहा है स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी। मतलब ये पूरे इरादे के साथ तय किया गया कि वादा किया जाएगा, लेकिन वादा अपने आप में क्या है, इसको लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं होगा। स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी मतलब रक्षा का वादा मगर इरादे पर संशय। ये हम क्यों कह रहे हैं, जरा इसको इलैबोरेट करेंगे अगले कुछ एक स्लाइड्स में, और आपको ये बताएंगे कि क्या वाकई वक्त आ गया है, क्या वाकई सी को सीज किया जा सकेगा, उस सी को जिसमें चाइना अभी तक काबिज है या चाइना की मदाखलत है। क्योंकि जब तक आपके वादे और इरादे क्लियर नहीं होते, स्पष्ट नहीं होते, तब तक कोई भी काम आसान नहीं होता। या कई बार कुछ एक चीजों को संशय में इसीलिए रखा जाता है, जैसे एक बार एक
बहुत मशहूर राजनीतिज्ञ ने कहा था कि कोई काम ना करना भी कोई काम करना ही है। अब जरा देखिए यहां क्या है। अमेरिका चीन के बीच संबंधों का आधार वन चाइना पॉलिसी, रिचर्ड निक्सन 1979। ये अमेरिका और चाइना के बीच में कुर्बत को बढ़ाने वाला एक प्रयास था जो कि रिचर्ड निक्सन ने किया था, और उसके बाद चीन और अमेरिका के बीच में कुर्बत भी देखी गई थी। यहां क्या है, वन चाइना पॉलिसी, मतलब वहां पर यह माना जाता है कि चीन एक है, और चीन में इसी में ब्रैकेट में माना जाता है कि ताइवान भी चीन का अंग है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1979 में यूनाइटेड स्टेट्स, 1979 में ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से संबंध जोड़े गए, और ये एक तरीके से ऐतिहासिक कहा गया चीन और अमेरिका के बीच में संबंधों को आगे ले जाने की दिशा में। वन चाइना पॉलिसी क्या है, 1978 में यूनाइटेड स्टेट्स पीआरसी पॉलिसी की रूपरेखा बना ली गई थी। 1979 में इसको क्लियर ड्राफ्ट करके और इसमें सिग्नेचर्स किए गए। वन चाइना पॉलिसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार को मान्यता देना, यह है वन चाइना पॉलिसी। अब यह भी देख लीजिए कि उस दौरान जबकि वन चाइना पॉलिसी को माना जा रहा है, तो साथ में क्या किया जा रहा है, ताइवान से सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और अन्य अनौपचारिक संबंध जारी रहेंगे। चाइना के साथ, चाइना को भी समझ में नहीं आया ये क्या हुआ है, लेकिन इसके साथ वो आगे बढ़ता चला गया। वन चाइना पॉलिसी ये भी है कि पॉलिसी के तहत अमेरिका ने ताइवान को चीन का हिस्सा मान लिया था, जैसा मैंने आपको बताया। ये हुआ, असल में ये 4 मुख्य पिलर हैं जिसके आधार पर ये पूरा जो मामला है देखा जाता है। एक तो है 3 कम्युनिक विद चाइना, एक है ताइवान रिलेशंस, एक है 6 अश्योरेंसेस, और एक वन चाइना पॉलिसी। अब जरा अगर इसमें आप देखें, ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979 में अमेरिकी कांग्रेस ने TRA, ताइवान रिलेशंस एक्ट पारित किया। यह ताइवान रिलेशंस एक्ट जो है, एक्ट के तहत ताइवान की सुरक्षा ही प्राथमिकता। अब एक तरफ आप उधर क्या कह रहे हैं, आप उधर कह रहे हैं वन चाइना पॉलिसी, दूसरी तरफ आप क्या कह रहे हैं, इधर ताइवान रिलेशंस एक्ट, आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। वन चाइना का आधार ताइवान में शांति पर निर्धारित, यह भी कहा जा रहा है। अब क्या इसमें शुरू से ही ये गुंजाइश छोड़ी गई कि ये असमंजस बना रहे, और यही असमंजस क्या ये पॉलिसी है, या ये असमंजस है तो पॉलिसी कैसे हो सकती है? अधिनियम के तहत ताइवान में अमेरिकी संस्थान की स्थापना भी यहां पर की गई। ताइवान रिलेशंस एक्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। AIT ताइवान में वास्तविक अमेरिकी दूतावास है, और अब इसकी रोशनी में ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई, ताइवान रिलेशंस एक्ट क्या है, वन चाइना पॉलिसी क्या है, तो कुछ सवाल तो बनते हैं। वो सवाल मैं आगे आपको लेकर दिखाता हूं। वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ क्यों खड़ा हुआ है अमेरिका? वन चाइना पॉलिसी ही तो आपने मानी थी, और उसके खिलाफ क्यों खड़े हुए हैं? क्यों ताइवान को मदद देने का भरोसा दे रहा है अमेरिका? अगर आपने वन चाइना पॉलिसी मानी थी तो फिर ताइवान को आप सेमीकंडक्टर्स के लिए ऐसा कर रहे हैं क्या? ताइवान को हथियार देकर अमेरिका क्या करना चाह रहा है? क्या एक मंडी हथियारों की बनी रहे इसलिए ऐसा किया जा रहा है? इसीलिए स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी है क्या? अमेरिका के लिए जरूरी क्या है, वन चाइना पॉलिसी या TRA? इनमें से एक तो चुनना पड़ेगा ना। दोनों कैसे चलेगा इसी दुनिया में? बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, ये कैसे हो सकता है? और अगर ये होगा तो फिर क्या घुन की तरह कोई और पिसेगा? यूक्रेन में हम ये देख चुके हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, जिनके साथ आज इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मेजर जनरल विशंबर दयाल हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, मंजू सेठ हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं, यहां मेरे साथ यहां लोअर स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि डिप्लोमेट रही हैं हिंदुस्तान की तरफ से कई कंट्रीज में। एयर कोमोडोर AS बहल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप स्टूडियो में आपको नजर आ रहे हैं, और मेरे साथ रविंदर सचदेव, खास तौर से अमेरिका के मामलों को बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाने के लिए आज की शाम इस चर्चा में हमारे साथ है। और सबसे पहले रॉबिन सर, आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। हमारे तो समझ में नहीं आता कि ये दोनों चीजें साथ साथ कैसे चल सकती हैं, आप जरा समझाएंगे? ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, तभी तो इसको स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी अमेरिका कहता है। अमेरिका की पॉलिसी ये है कि चाइना को कंफ्यूजन में रखो कि हम किस हद तक ताइवान की मदद में जाएंगे, अपने हाथ डिस्प्ले नहीं करने। इसकी हिस्ट्री जैसे आपने बताया, देखिए बात ये हुई, अमेरिका ने चाइना को सोवियत यूनियन से अलग करने 78-79 उस समय की बात है, राइट, चाइना के साथ अपना ट्रेड खोलने की बात करी, और तभी तो चाइना आज इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया है, राइट, अमेरिकन पार्टनरशिप के साथ। उस समय जब करा, बाय द वे तिब्बत भी एक और है, हम ताइवान की बात कर रहे हैं, तो उस समय ऑपोजिशन ये आई या पॉइंट ये आया चाइना की तरफ से कि आप हमारी वन चाइना पॉलिसी, जो कि हमारा तिब्बत है, ताइवान है, हांगकांग है, आप सब पे उस पे एग्री करोगे? चाइना ने, अमेरिका ने कहा हाँ, बट एट द सेम टाइम अमेरिकन पॉलिटिक्स में अंदर ये आया कि हम एक कम्युनिस्ट देश के साथ कैसी ये पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। नहीं रोकता हूं, आप इलेबोरेट कीजिएगा। आपने कहा कि यही स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी ही तो अपने आप में पॉलिसी है। विशंबर सर, आपसे समझना चाहता हूं, ये स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी बहुत सारी चीजों को उलझाती है या चीजों को सुलझाती? प्लीज।
देखिए, जहाँ तक अमेरिकन की बात है, मैं समझता हूँ वो दुनिया को उलझा के रखना चाहते हैं। वो सिंगल पॉइंट उनका एम है, वर्ल्ड लीडरशिप, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसको चाइना पॉइंट ऑफ व्यू से और हमें तो भारत पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहिए ना कि चाइना का इरादा क्या है। चाइना का इरादा स्पष्ट है कि इस इलाके से आप असर कर दो, इस इलाके से हड़प लो, मतलब जो अमेरिकन लीडरशिप है, भारत के ग्रोथ को स्टेबल रखो और इस इलाके में मिलिट्री पावर से लोगों को इंटिमिडेट करो, इकोनॉमिक पावर से क्रिपल करो, ताकि ये देश आपके कब्जे में आ जाए। इस पूरे इलाके में उसका इरादा बहुत स्पष्ट है। अब इसमें अमेरिका जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप भी ठीक कह रहे हैं और सचदेवा साहब ठीक कह रहे हैं, उनकी पॉलिसी सक्सेसफुल है बिकॉज सब उम्मीद लगाए बैठे हैं। कोरिया उम्मीद लगा के बैठा हुआ है ना कि अमेरिका मदद करेगा, जापान उम्मीद लगा के बैठा है। और देखिए, सबसे बड़ी दुख की इस बात है कि इस एम्बिग्युइटी के कारण जापान एक इकोनॉमिक पावर है जिसके पास कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल पॉपुलेशन नहीं है, कोई डिफेंस एक्सपेंडिचर नहीं है। तो ये पूरी की पूरी एम्बिग्युइटी जो है ये कहीं ना कहीं चाइना को बल्कि हेल्प करती है इन इंटिमिडेशन। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा था कि स्ट्रैटेजिक सर एक्सपेंशनिज्म में हेल्प करती है। स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी का मतलब यह होना चाहिए कि चीन पर निर्णायक अंकुश, लेकिन स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी तो कहीं चीन को एक तरीके से उसका हौसला बढ़ाने वाला साबित होती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।